यह कहानी है 14 साल के बच्चे की, जिसने विद्वानों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चकित कर दिया। 14 साल के एक बच्चे को बैठक में बुलाया जाता है और उस बैठक के अंदर 6 विद्वान बैठकर उस बच्चे से एक साथ अलग अलग विषय पर प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले गणितज्ञ उसे 6 अंक की 2 संख्या गुणा करने को देते हैं। इसी के साथ वहां बैठे कब श्लोक के आखिरी के 2 पद पढ़ते हैं और लड़के को उसकी पहली 2 पंक्तियां रचने की चुनौती देते हैं। इसी दौरान तीसरा विद्वान लड़के एक विषय देता है और उस श्लोक खने के लिए कहता है। इसी के साथ चौथा विद्वान ज्योति की कुछ कठिन ग्रह स्थितियों को उसके सामने रखता है और उनके कारण होने वाले परिणामों के बारे में पूछता है। इन सब के बीच पांचवा विद्वान संगीत की कुछ विचित्र धुन गुनगुनाता है और लड़के को राग पहचानने को कहता है। अगला विद्वान लड़के से पूछता है कि 16 फरवरी संगीत। अंत में लड़के को यह भी बताना है कि पीछे कितनी बार घंटियां बजी थी। वह लड़का शानदार तरीके से सारे उत्तर सही देता है। अगर आपको लगता है कि यह असंभव है या कोई मनगढ़ंत कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक सच्ची कहानी है और यह मात्र 135 साल पहले 1888 की घटना है। और इस कहानी में 14 वर्ष का जो बालक है वह है आंध्र प्रदेश के महान कवि और तपस्वी काव्यकांत गणपति मुनि जी। यहाँ पर इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए और विभिन्न चीजों पर फोकस करने के लिए वह जिस तकनीक का उपयोग कर रहे थे उसे कहते हैं अवधान, और इस तकनीक का उपयोग करने वालों को कहते हैं अवधानी। अवधान संस्कृत के शब्द अवध से लिया गया है, जिसका मतलब है टू डायरेक्ट माइंड, यानी दिमाग को निर्देशित करना। प्राचीन काल से ही हर गुरुकुल में बच्चों को यह तकनीक सिखाई जाती थी। भारतीय गुरुकुल में अवधान का अभ्यास करने के लिए बहुत से अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता था। जैसे जब छात्र मंत्रों का जाप करते थे तो उन्हें एक शब्द दे दिया जाता था और उस शब्द को छोड़कर उन्हें उस मंत्र का जाप करना होता था। या फिर बच्चों को एक कहानी सुना दी जाती थी और उन्हें कुछ अक्षर दे दिए जाते थे और सिर्फ उन अक्षरों का उपयोग करके ही बच्चों को एक श्लोक लिखने के लिए कहा जाता था, जिस श्लोक के अंदर उस सुनाई गई कहानी का पूरा सारांश आ जाए और उस कहानी का मतलब भी ना बदले। इस तकनीक के माध्यम से बच्चों को इतनी इंटेंस शिक्षा दी जाती थी जिससे कि उनकी फोकस करने की पावर बहुत अच्छी हो जाती थी और वह एक ही समय पर मल्टीपल चीजों पर फोकस कर सकते थे। और इसके परिणाम स्वरूप यही बच्चे दौड़ 600 श्लोक ऑफ ऋग्वेद भी याद कर पाते थे। अवधान का अभ्यास लोग अलग अलग चीजों पर ध्यान एकाग्र करने की निपुणता हासिल करने के लिए किया करते थे। इस अभ्यास का उपयोग मूल रूप से याददाश्त मजबूत करने, एकाग्रता की अवधि बढ़ाने और अवधानी को एक ही समय में विभिन्न चीजों के प्रति सचेत बनाने के लिए किया जाता था। आज भी मॉडर्न डे अवधाना का दक्षिण भारत के कई सारे गुरुकुल में अभ्यास कराया जाता है। संक्षिप्त में कहे तो अवधाना दिमाग को प्रशिक्षित करने और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करने का एक तरीका है, जिसका परिणाम यह होता था कि छात्रों को वेदों के हजारों मंत्र बिना किसी त्रुटि के कंठस्थ हो जाते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आज के विद्यार्थी अवधान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अवधान का उपयोग करने के लिए हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जब हम नई चीजें सीखते हैं तब दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और दूसरे हिस्सों से नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिस कारण पूरा दिमाग सक्रिय होता है और फोकस के साथ साथ हमारी मेमोरी पावर बेहतर होती जाती है। अवधान के कॉन्सेप्ट का उपयोग करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ नई स्किल्स या नई चीजें सीखते रहना चाहिए। दिन के 15 मिनट भी बहुत होगा। आप हफ्ते में 2-3 बार आधे घंटे के लिए चेस खेल सकते हो, कोई नई भाषा सीख सकते हो, डांस सीख सकते हो, जोड़ो कराटे या मार्शल आर्ट सीख सकते हो और धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी मेमोरी और फोकस पहले से बेहतर होने लगा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये जो नई चीजें हैं ये मेरे पढ़ाई में क्या काम आएंगी। आप ऐसा सोचिए कि ये नई चीजें याद करने से आपकी मेमोरी एनहांस हो रही है, जिससे आपकी पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। आपने बचपन में वह बच्चे देखे होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सीख लिया करते थे, गाने भी सीख लिया करते थे और साथ ही साथ खेलों में भी अपना हाथ आजमा लिया करते थे। आपने भी किया होगा। वह एक तरीके का अवधान ही था। जब आप हर दिन अपने दिमाग को चैलेंज करते हो, नई चीजें सीखते हो, तो इससे आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से ट्रेन होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं
और आपका दिमाग लगातार नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। और इसका फायदा क्या होता है कि आपको चीजें याद रहने लगेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अलग अलग एरियाज से चीजें याद रखने में दूसरी वैदिक टेक्निक है श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो हम सुनते हैं और स्मृति का मतलब है जो हमें याद रहता है। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि कठिन मंत्रों और श्लोकों को बिना कहीं लिखे कई वर्षों तक याद कैसे रखा जाता था। इसके लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता था। श्लोकों को सीखते और याद करते समय एक खास तरीके से हाथ हिलाना और उसी तरह बार बार दोहराना। इस तरह कई हजारों श्लोकों को कई सालों तक याद रखा जाता था। प्राचीन समय में और आज भी गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो हैंड जेस्चर का यूज कर करके पढ़ते हैं। इससे कोई भी चीज जल्दी समझ आती है और हर चीज के लिए हमारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। उदाहरण के लिए जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो समझाने के लिए हैंड जेस्चर का यूज करते हैं। इससे हमें समझाने में आसानी होती है और सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है। पुराने गुरुकुल में विद्यार्थी सिर्फ मंत्र पढ़ते नहीं थे, बल्कि सब मिलकर अपने हाथ और सिर को एक खास तरीके से हिलाकर मंत्रों का जाप करते थे। आप देखेंगे कि ऐसे समय में आपके मैक्सिमम सेंसेस आंख, कान, जीभ, त्वचा बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और इस समय आपकी एकाग्रता बिल्कुल चरम पर होती है। क्योंकि बता दूं कि मेमोरी सिर्फ एक जगह पर स्टोर नहीं होती, अलग अलग सेंसेस की मेमोरी अलग अलग जगह पर स्टोर होती है। इसीलिए अगली बार जब भी आप कुछ याद करने बैठे तो उसे श्रुति और स्मृति के अभ्यास के द्वारा करिए। उसे सुनिए, उसे दोहराए, जोर जोर से बोलकर पढ़िए, हाथों का उपयोग करके पढ़िए, हो सके तो गुनगुनाए और बार बार उसे रिपीट करके उसे याद करने की कोशिश कीजिए। तीसरी वैदिक टेक्निक है नेमोनिक्स। वैदिक शिक्षा पद्धति में नेमोनिक्स का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता और गहराई के साथ किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्ञान को लंबे समय तक याद रखा जा सके और इसे शुद्ध रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके। वैदिक शिक्षा पद्धति में बहुत तरीके से नेमोनिक्स का उपयोग किया जाता था। जैसे पहला, छंद और लय का उपयोग। वैदिक मंत्रों और श्लोकों को छंदों में रचा गया था। छंद और लय के कारण इन्हें गाना और याद रखना आसान हो जाता था। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र। दूसरा, दोहराने की तकनीक। गुरु और शिष्य मंत्रों और श्लोकों को बार बार दोहराते थे। इस प्रक्रिया से ध्वनियां और शब्द मन में गहरी छाप छोड़ते थे। यह सुनकर सीखने की एक प्रभावी विधि थी। बार बार अभ्यास से मंत्र शिष्य के मन में स्थायी रूप से बस जाते थे। तीसरा, अक्षर समूह। मंत्रों को छोटे छोटे अक्षर समूहों में बांटा जाता था, जिससे उन्हें याद करना सरल हो जाता था। चौथा, क्रम पद्धति। श्लोकों और मंत्रों को एक निश्चित क्रम में याद कराया जाता था। इसके दो प्रमुख तरीके थे। पहला, पद पाठ, यानी हर शब्द को अलग अलग बोलकर याद करना, और दूसरा, क्रम पाठ, यानी शब्दों को एक अनुशासित क्रम में जोड़कर याद करना। इस प्रकार की क्रमबद्ध तकनीक से शिष्यों की याददाश्त और अनुशासन दोनों में वृद्धि होती थी। पांचवा, कथाओं का सहारा लेना। ज्ञान को यादगार और प्रभावी बनाने के लिए कहानियों का उपयोग किया जाता था। यह कहानियां न केवल ज्ञान को सरल बनाती थी, बल्कि शिष्य की रुचि भी बनाए रखती थी। इसी तरह आप भी नेमोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं। जो भी पढ़ो उसकी एक कहानी बनाओ, उसे अपनी आसपास की घटनाओं से जोड़ो, चीजों को समझकर उसे अपने अनुसार शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको चीजें पहले से कई गुना ज्यादा याद रहने लगेंगी। चौथी वैदिक टेक्निक है पश्चर, यानी आपके बैठने का तरीका। वैदिक शिक्षा में पश्चर का बहुत महत्व था, क्योंकि इसे शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने का माध्यम माना जाता था। सही पश्चर से ध्यान, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, जो शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन गुरुकुल में विद्यार्थी सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे मन को शांत और स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती थी और विद्यार्थी ध्यान केंद्रित करके गहन अध्ययन कर पाते थे। गलत पोस्चर से थकान और अस्वस्थता होती है, जबकि सही पोस्चर से शरीर की मुद्रा ठीक बनी रहती है, जिससे शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। सही पोस्चर से फेफड़े और स्वर तंत्रिका भी सही तरीके से काम करते हैं, जिससे बोलकर पढ़ना अधिक प्रभावी हो जाता है। तो इस वैदिक टेक्निक से आज के विद्यार्थी यह सीख सकते हैं कि रीढ़ को हमेशा सीधा करके बैठें,
क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, थकावट कम होती है और मानसिक शांति के साथ साथ स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है। झुककर, लेटकर या गलत मुद्रा में पढ़ाई करने से बचें, क्योंकि इससे शरीर में तनाव बढ़ता है और एकाग्रता में कमी आती है। साथ ही जब आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ें तो पैरों को मोड़े नहीं, बल्कि दोनों पैरों को आराम से जमीन पर टिकाकर बैठें। पांचवी वैदिक टेक्निक है अध्यापन। वैदिक शिक्षा में अध्यापन यानी टीचिंग को केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझने और आत्मसात करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता था। विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरों को पढ़ाकर और समझाकर गहरा करते थे। इसे श्रवण मनन और निधिध्यास की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था। पहला श्रवण यानी सुनना। विद्यार्थी पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे और उसे ध्यानपूर्वक सुनते थे। दूसरा मनन, जो सीखा गया था उस पर चिंतन और विचार करते थे। वे अपने ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए सवाल जवाब करते थे। और तीसरा है अध्यापन। विद्यार्थी अपने सहपाठियों या कनिष्ठ विद्यार्थियों यानी जूनियर्स को सिखाते थे। यह प्रक्रिया उन्हें सीखे हुए ज्ञान को दोहराने, सुधारने और गहराई से समझने में मदद करती थी। अब प्रश्न ये है कि आज के विद्यार्थी इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है सामूहिक अध्ययन करें। दोस्तों या सहपाठियों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें और सीखी हुई चीजों को एक दूसरे को समझाएं। इससे विषय पर बेहतर पकड़ बनेगी। दूसरा, टीचिंग का अभ्यास करें। किसी टॉपिक को खुद से इस तरह समझें कि आप इसे दूसरे को सिखा सकें। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपकी समझ और स्मरण शक्ति गहरी होती है। तीसरा, फीडबैक ले। सहपाठियों को पढ़ाने के बाद उनसे सवाल पूछें। इससे आप अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं। चौथा, प्रेजेंट और नोट्स बनाएं। जो सीखा है उसे पॉइंट्स में लिखें और उसे अपने शब्दों में दूसरों को समझाएं। पांचवा, सहयोगात्मक शिक्षा यानी कोलबेट लर्निंग। किसी विषय पर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में भाग ले और अपने ज्ञान को साझा करें। छठा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। ब्लॉग लिखें, वीडियो बनाएं या दूसरों की मदद के लिए ऑनलाइन प्रश्नों का उत्तर दें। यह अध्यापन का आधुनिक रूप है। छठी वैदिक टेक्निक है ध्यान और योग। नमस्कार। गुरुकुल में ध्यान और योगासन छात्रों की दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा होता था। विद्यार्थी प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते थे। इससे उनका मन शांत रहता था और एकाग्रता बढ़ती थी, जिससे वे किसी भी काम पर लंबे समय तक फोकस कर सकते थे। साथ ही शरीर को मजबूत, लचीला और चुस्त बनाए रखने के लिए योग और सूर्य नमस्कार भी उनके दिनचर्या का एक हिस्सा होता था। योग और सूर्य नमस्कार से न केवल हमारा शरीर मजबूत होता है, बल्कि रीढ़, गर्दन और दिमाग के बीच जो मांसपेशियां हैं वे भी स्ट्रेच होती हैं। यह स्ट्रेच दिमाग को अलर्ट और चुस्त बनाता है। आज ब्रेन रिसर्च कहती है कि दिमाग को 90% ऊर्जा और स्टिमुलस स्पाइन के मूवमेंट से मिलता है, जिससे मेमोरी बेहतर होती है। सातवीं वैदिक टेक्निक है ब्रह्मचर्य पालन। वैदिक शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे इन 5 तरीकों से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। पहला, गुरुकुल जीवन। वे गुरु के आश्रम में रहकर एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते थे, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग, ध्यान और वेदों का अध्ययन करना शामिल था। दूसरा, संयम और आत्मनियंत्रण। विद्यार्थी इंद्रियों को बस में रखते थे, जिससे उनका मन भटकता नहीं था और वे पूरी तरह अध्ययन पर केंद्रित रहते थे। तीसरा, शुद्ध आहार और सरल जीवन। सात्विक भोजन यानी शुद्ध और हल्का आहार ग्रहण किया जाता था, जिससे शरीर स्वस्थ रहता था और मानसिक स्पष्टता बनी रहती थी। चौथा, सांसारिक भोग, विलास से दूरी। सांसारिक सुखों से दूर रहकर वे मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ाते थे। पांचवा, सेवा और परिश्रम। विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करते थे और आश्रम के कार्यों में सहयोग देते थे, जिससे वे अनुशासन और कर्तव्य प्रणता सीखते थे। अब इसका फायदा यह होता था कि उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती थी। संयम से चरित्र निर्माण होता था तथा स्वस्थ शरीर और तेजस्वी बुद्धि का विकास होता था। अब प्रश्न यह है कि आज के विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो वो ऐसा इन 6 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, मन को नियंत्रित करें। सोशल मीडिया, व्यर्थ की बातों और भटकाव से बचें और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, सुनियोजित दिनचर्या अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, योग, ध्यान करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। तीसरा, स्वस्थ आहार लें, सात्विक और पौष्टिक भोजन करें, जिससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहे। चौथा,
भोग विलास और व्यर्थ की इच्छाओं से बचे, अधिक मनोरंजन, पालतू खर्च और असंयुक्त करें। पढ़ाई के लिए निश्चित तय करें और अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध रहो। छठा, सेवा और परिश्रम करें। परिवार, समाज और जरूरतमंदों की मदद करें, जिससे आपके अंदर सहानुभूति और दायित्व की भावना विकसित हो सके। देखिए, ब्रह्मचार्य केवल ब्रह्मचारी जीवन जीने की बात नहीं है, बल्कि यह एक संयमित और अनुशासित जीवन शैली है जो विद्यार्थियों को शिक्षा में सफल बनाने में मदद करता है। जो विद्यार्थी आज के दौर में इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, वे न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, बल्कि आत्मभर, बुद्धिमान और अनुशासित व्यक्तित्व भी विकसित करेंगे। तो कोई भी विद्यार्थी इन 7 वैदिक टेक्निक्स को अपनाकर अपनी पढ़ाई और जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई या इससे कुछ भी सीखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।